बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला अभी एक मरतबा फिर से जोड़ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ जो पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ जो एनालिस्ट हैं आमिर मतीन साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच आमिर साहब। ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। राव खालिद साहब मौजूद हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका शुक्रिया। और मोहम्मद मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इस वक्त रात 12 बजे पाकिस्तान की जो कानून साज असेंबली है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। चंद घंटे उसके अंदर बाकी रह गए हैं, मगर इब्हाम अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि पाकिस्तान के अंदर जो निगरान सेटअप तश्कील दिया जाने वाला है उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से तमाम इत्तेहादी एक नुक्ते के ऊपर जो है वो इत्तेफाक कर सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे आम मामलात हैं, जैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख में 4 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की, मगर हमारी बदकिस्मती या हमारा अलमिया ये है कि जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ वो अपनी मुद्दत को पूरा नहीं कर सका। निगरान सेटअप की शक्ल क्या हो सकती है, इलेक्शन कब होते हुए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं, जिन लोगों की वापसी, किसी की बाहर से वापसी या किसी की जेल से वापसी से मुतालिक सवालात हैं, उनमें कितने शक व शुबहात मौजूद हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो मंजरनामा सियासी बनने जा रहा है उसकी क्या शक्ल निकलेगी, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, तकरीबन 2 घंटे बाकी रह गए हैं, असेंबली तहलील हो जाएगी, मगर अभी तक इब्हाम यह है कि पाकिस्तान का जो निगरान सेटअप तश्कील दिया जाने वाला है वो इतना सिगाराज में रखा गया है या इत्तेफाक नहीं हो सका? मैं समझता हूँ कि ये हम इसको ओवरली डिस्कस कर रहे हैं। जो भी नाम होगा, जो भी काबीना होगी, वो एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा उसकी नहीं होगी। हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसकी लेगेसी देखेंगे, जाने वाली हुकूमत की क्या लेगेसी, क्या पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, और जो भी सेटअप आएगा वो क्या करने जा रहा है। तो जो छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी तकरीरें लंबी लंबी हुई, बड़ी बड़ा अपना ढोल पीटा गया, और पिछले 10-15 दिनों के अंदर जो है रोज़ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि 12 बजे तक अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो जो तकरीरें करते रहे, फिर तख्तियाँ लगाते रहे, फीते काटते रहे, और उसमें ये एक तासुर देने की कोशिश की कि 15 महीनों में कमाल कर दिया गया है, और दूध और नहर की शहद की नहरें बहा दी, दूध और शहद की नहरें बहने लग पड़ी है। उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। जो महंगाई रही है और जो होगा और जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, मगर क्लियरली है कि एजेंडा क्या होगा। एजेंडा ये है कि ये जिस तरह की ये जो लेजिस्लेशन की गई है, इससे क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे एक लेआउट प्लान तैयार कर दिया गया है, जिसके ख्याल में कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप ला के वो समझते हैं कि वो मफरूज़ा ये है कि वो इकॉनमी को यूँ ठीक कर देंगे। शौकत अजीज़ का मॉडल दोबारा नज़र आता है कि वो किया जाएगा। और जो इसके अंदर बाकी बड़ी शर्मनाक किस्म की लेजिस्लेशन है, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ये कह गए हैं कि डैडी ने ये काम हमारे से करवा दिया। 35 साल का वज़ीर ख़ारजा जो कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी है, वो भी कह रहे हैं कि जी डैडी ने हमारे से अच्छे काम नहीं करवाए। तो ये जो लेजिस्लेशन ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, आइनी हकूक़ के ख़िलाफ़ और हर किस्म के हकूक़ के ख़िलाफ़ जो कर गए हैं, और एजेंसियों के पास देखें आप पहले ही बहुत ज़्यादा ताकत थी, फोर्सेस के पास, हमारे इदारों के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, जिसको चाहें उठा लें, जिसको मर्जी उठा लें, मारे पीटे, और शरीफ को शहीद कर दिया गया। अब उनके पास कानून के ज़रिए उनको ये इख्तियार दे दिए गए हैं। हमारे लिए, मैं ख़ास तौर पे ये हमने लंबा ट्रांसमिशन हुई है, हमारे लिए बायस तशवीश बहुत ज़्यादा थी कि ये जो पैमरा लॉ के अंदर जो हैं वो क्या तब्दीली करते हैं। शुक्र खुदा का कि ये पीका को मज़ीद संगीन कर रहे थे, उससे हम बच गए। हमने जो है डेटा वाली जो थी लेजिस्लेशन, उसको भी हमने बड़ी वज़ामत की, हमने सेफ्टी कमीशन पे भी की, तो बाकी कुछ चीज़ें, मगर पैमरा पे था। मगर मैं ये शुरू में आउटसेट में ही कहना चाहता हूँ कि फाइनली हम, पहली बात तो ये है कि बहुत ही खुश हैं और शुक्रगुजार भी हैं कि जो हमारे वर्कर्स को, मीडिया वर्कर्स को, जो उनकी तनख्वाहों के मसाइल थे, उनके ड्यूज़ थे, तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिलती थी, कई महीने तक नहीं मिलती थी, और जो है नहीं मालकान देते थे, तो उनको ये मिल गई हैं। सो ये एक बड़ी ही खुशखबरी है, और बहुत इस पर कोई नहीं है। मगर दूसरी बुरी बात यह है कि इसके अंदर कुछ जो है ना झूठ बोले गए, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ
वो ये कि एक तो लड़ाई करवाने की कोशिश की गई कि जनाब हमारे को जो है एंकर्स और वर्कर्स में, मैं पहले बात तो कि मुझे ये एंकर लफ्ज़ पे बहुत सख्त एतराज़ है। ये हम सारे ये जो बैठे हुए हैं, मोहम्मद मालिक साहब भी, राना अजीम साहब, जितने बैठे हुए हैं, हम सारी उम्र जर्नलिस्ट रहे हुए हैं। हमने वहाँ पे काफ़ी सारे जो बच्चे मरीम औरंगज़ेब ने अपने पीछे खड़े किए हुए थे, आधे से ज़्यादा बच्चे, मैं उनको कुलीग्स कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स थे, मगर इत्तफाकन जो है कोई 400-500 बच्चे थे उनमें से कि जिनकी पहली नौकरियां हमारे साथ हुई। हमने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उनकी ट्रेनिंग में ख़र्च किया। तो वो हम ही जानते हैं कि हमने 38 साल में से अभी भी हम अपने आप को रिपोर्टर मांगते हैं। तो हमें ये जर्नलिस्ट है, हम एंकर नहीं हैं। हाँ, उनको आप एंकर कहें जिनका कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है, जिन्हें हम पैराशूटर्स कहते हैं, उनको आप जो मर्ज़ी कहें, हम जर्नलिस्ट हैं। दूसरा, हमारे अंदर ठीक है कुछ इख्तलाफात हैं, मगर ये इतनी तकसीम नहीं है जितनी करवाने की कोशिश की गई। इसकी मैं भी और मेरा ख्याल है मेरे तमाम साथी मज़मूम इसकी जो है ना इरादे की बड़ी ही हम क्या कहेंगे उसकी कंडेम ही करते हैं इसको बहुत ज़्यादा। तो पहली बात ये। दूसरा कि झूठ एक और ये बोला गया कि हमारा सिर्फ ये हमारा नहीं, हम जो 4 लोग अफराद वहाँ पे भेजे गए थे जर्नलिस्ट एंकर्स, तो वहाँ हमें एक सेंट्रल कमेटी बनाई गई थी कराची में। उनके जी आप हमारे बिहार पे जाके ये बातें करें, इनको जो बातचीत होती रही है हमारी वो मिस इंटरप्रेट हो रही है, उसकी तशरीह ये गलत कर रहे हैं, हमें मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने वादा किया कि जी हम तो खुद पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं। ये हफ्ते वाले दिन जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने कहा जी हम खुद पार्लियामेंट, हमने कहा जी हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कहते हैं। तो उसके बाद फिर मरियम बीबी ने आज जो है वो उन्होंने ये जो मैं समझता हूँ कि टोटली गलत बयानी से काम लिया। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर को मैंने जब बताया तो उन्होंने तो फौरी तौर पे हफ्ते वाले दिन ही कर दिया। अगर उन्होंने ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कर दिया था तो फिर पीर वाले दिन उन्होंने ये बिल क्यों वापस लिया। दूसरा जो किया गया, एक चीज़ की कर दी गई कि जो चेयरमैन की जो तैनाती है पैमरा के चेयरमैन की, उसको जो पार्लियामेंट को कमेटी को ज़रूर दे दी गई, मगर उसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान कौमी असम्बली और सेनेट सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। जो हमारी प्रपोज़ल थी उसके अंदर था कि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन वो करते। इन्होंने अब चेयरमैन और स्पीकर पे डाल दिया है कि वो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये कि स्पीकर साहब वहाँ से कोई रियाज साहब जैसा बंदा अपोजिशन में से तलाश करके उसको बना लेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन करता, तो वो किसी जेन्युइन अपोजिशन वाले को करता। दूसरा इसके अंदर एक चालाकी ये की गई है कि 5 नाम जिसमें से सिलेक्ट करना है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ही मर्ज़ी के लोग होंगे। अगर आपस में इत्तेफाक नहीं होता फिर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तो कान इस तरह नहीं पकड़ा, इस तरह पढ़ लिया है, इसके अंदर कोई पार्लियामानी सुप्रीमेसी बात नहीं है। दूसरी हमारी मेन डिमांड थी कि जनाब आप जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट कमीशन है जिसके ज़रिए हम सबको शिकायत का ज़ाला होता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन पे हम राज़ी थे। हम खुद चाहते हैं कि ये वाली चीज़ें जो है फेक न्यूज़ की ये ख़त्म होनी चाहिए और कोई भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है उसको अपोज नहीं कर सकता, वो हमने भी नहीं की। मगर हमारा था कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट कमीशन जो है उसको गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी के बंदे ले आती है, फिर उनके ज़रिए अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाती है और फिर चेयरमैन को ये इख्तियार मौजूद है, अभी भी मौजूद है कि वो उसको ओवरराइड कर सकता है। फिर फ़ायदा क्या उसका? तो उसको उन्होंने नहीं छेड़ा, वो अभी भी इख्तियारात हैं। मगर मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ, इसके बावजूद हम अपने मीडिया वर्कर्स की इस कदम पे कि उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं, बहुत बड़ा उनका दरीना मसला था, इस पे खुश हैं। सो लिहाजा बाकी चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इस राह पे ये ठीक करवा लेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा मालिक साहब, जिस तरह से आमिर साहब ने बात की, मुझे याद है आज़िम नज़ीर तारड़ साहब ने पार्लियामेंट फ्लोर पे ये कहा था कि चंद सहाफ़ियों की तरफ से जो पैमरा का कानून है उसको काला कानून कहा गया, इसीलिए हमने वापस ले लिया। लेकिन जो आमिर साहब चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उसमें 1-2 चीज़ों की तब्दीली के अलावा बाकी तो सारा कानून वही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, क्वालिटेटिवली सिर्फ एक ही इसमें अच्छी चीज़ हुई है, फ़र्क पड़ा है, वो ये पड़ा है कि जैसे आमिर ने बताया कि जो इदारे अगर 2 माह तक अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे अपने वर्कर्स के, जर्नलिस्टों के, और इसमें
जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, खाली जर्नलिस्ट नहीं लेकिन मीडिया के जो लोग एक इदारे से मुंसलिक होंगे, उनको फिर सरकारी इश्तिहार नहीं मिलेंगे। ये मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी पेनल्टी है। ये मेरे नज़दीक वाहिद एक अच्छी चीज़ है। और अब इसमें जैसे आमिर ने पॉइंट आउट किया, जब वहाँ बात चल रही थी ना, तो इस पर सब ने बड़ा इसरार किया मरीम साहिबा से कि देखें ये नॉन कंट्रोवर्शियल बात है, इस पर तो सारे एग्री करते हैं, आप इसको कबूल करें, बाकी पे आप शिक वाइज डिस्कशन कर लें। हफ्ते को इन्होंने कहा कि आप सारे आएँ और मंडे को इस पर शिक वाइज बहस करते हैं। मंडे को उन्होंने कहा कि जी ये तो शायद ही, मैं फिर ये भी नहीं करूँगी। उनका मतलब था कि या ये शिक करवाएं तो सारा कागज़ हमारी मर्ज़ी का करें, वरना ये शिक भी जा रही है। मेरा ख्याल है अच्छा हुआ है, अक्लमंदी की है सब ने। अगरचे मरीम साहिबा ने तो बड़ी कोशिश की है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, दुख हुआ है कि कई बार होती है आपको झूठ बोलने की ज़रूरत होती है, कई बार कई जगह ज़रूरत नहीं होती, और ख़ास तौर पर जब आप जा रहे हों तो ये चीज़ें कल को आपके सामने भी आएंगी। आपने एक तमाशा लगाया, बड़ा अफसोसनाक किस्म का तमाशा लगाया। और हमारे साथ देखें, जैसे आमिर ने बात की है, ये जो 30s में 20s में 25 में लड़के हैं, हम हमसे डबल उम्र के हैं, हमारे तो बच्चों की तरह हैं। कोई ऊंचा भी बोल ले, जज्बाती आजकल वैसे भी फैशन बन गया हुआ है कि बदतमीज़ी करना शायद एक एक्सेप्टेड चीज़ बन गई, भी फ़र्क नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट केयर, मुझे नहीं इसमें होता। अफसोस सिर्फ ये होता है कि जब आप एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी को आपस में झूठ पे लड़ाने की कोशिश करें, मगर फिर सियासतदानों से आपको और कुछ तवक्को करनी भी नहीं चाहिए। जब ये एक दूसरे से सच नहीं बोलते, आपस में सच नहीं बोलते, तो हमारे से क्या सच बोलेंगे। अच्छी बात है, ये हो गया है, बाकी कोई क्वालिटेटिवली फ़र्क नहीं पड़ा, तमाम पावर सरकार के पास हैं, उसी तरह होगा। और मुझे याद है रात को मेरे से बात हो रही थी, अफजल भट्ट साहब का भी मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा मालिक साहब जो होता है वो तो फ़ोन पे ही हो जाता है, कानून तो जो भी हो तो सेंसर तो फ़ोन पे ही हो जाता है, तो किस बात की लड़ाई है इनसे। मैं कहा ठीक है, बच्चों का काम हो जाए। मेरा ख्याल में ये वाहिद एक अच्छी चीज़ है जो इस बिल में हुई है, बाकी सब ये लिपअप होती है। ये सारा बिल आगे जाके इस पर काम करना पड़ेगा, चेंजेस करनी पड़ेगी। देखिए इसमें ओनर्स के कुछ फ़ायदे हैं। एक्चुअली हुआ ये है ज़रूरत कि इसको 3 ज़ावियों से देखा जा रहा था। एक ओनर्स का ज़ाविया था, उनको सर्टन रिलीफ्स मिल रही हैं इसमें। एक वर्कर्स का ज़ाविया था जिनको 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, उनकी ज़ाहिर प्रायोरिटी ये थी कि कुछ भी हो जाए हमें ये प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम जिस ज़ाविये की बात कर रहे हैं, जो सीनियर्स बैठे बात कर रहे थे, वो एक थर्ड ज़ाविया था, वो था राइट्स का। और नज़र आ रहा था कि इस कानून में अगर टोटल ये रीवैम्प ना हुआ, देखिए बार बार मरीम एक बात सुनाती थी, देखें जी ये मुशर्रफ का काला कानून है, तो भाई आइडियल तो ये कि काला कानून आप सिरे से ख़त्म कर दें। पुलिस ऑर्डर आपने ख़त्म किया, वो भी तो मुशर्रफ का काला कानून था ना। तो अगर इतना ही काला है तो आप ख़त्म कर दें ना, नया कानून बना लें। एक सांस में कह रही हैं काला कानून है, दूसरे सांस में कह रही हैं कि चलें हम ये शिकवाइज करते हैं, तीसरे में कह रही हैं कि ये जो इस काले कानून की बाकी शिकों पे बात करता है वो तनख्वाह की मुखालफत कर रहा है। झूठ पे झूठ। मैं तो इसको इस एंगल से देख रहा हूँ, अच्छी बात है ये हो गया है और सब ने समझदारी से काम लिया। गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे बोल भी देते हैं। गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं, बच्चों की सैलरीज द्वारा प्रोटेक्ट हो गई हैं जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल्स। बस सैलरी तो उनको कम अज़ कम इतना प्रोटेक्ट, ये तो नहीं कि कानून को अदालत तो नहीं दिलवा सकता, वो तो लेबर कोर्ट ही दिलवाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट लोगों को बताने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के इश्तिहार क्यों मैटर करते हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नहीं होता कि गवर्नमेंट का इश्तिहार, पहले होता था 80% गवर्नमेंट के इश्तिहार होते थे, 20% प्राइवेट सेक्टर के होते थे, अब डिफरेंट हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट के इश्तिहार का रेट है, अगर 1 मिनट आप गवर्नमेंट का इश्तिहार चलाएं ऑन एन एवरेज, तो उसके अंदर आपको प्राइवेट पार्टीज़ के कम 6 से 7 इश्तिहार चलाने पड़ते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का इश्तिहार बिजनेस वाइज मेक सेंस और ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लेवरेज है। तो मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक चीज़ अच्छी हुई है, बाकी सब ड्रामा है, बाकी इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्शन नहीं है। तो ठीक है, ये जंग टुकड़ों में लड़ी जाती है। अभी एक चीज़ तो मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, चलें कम अज़ कम ये एक प्रेशर आएगा, तनख्वाहें लोगों की ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। बाकी चीज़ें फिर ठीक है, 75 साल से चल रही लड़ाई, देख लें कितने साल और चलती है। सो आई थिंक कम अज़ कम ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। बाकी मैं तो कोई एक्साइटेड नहीं हूँ बाकी बिल के ऊपर। ब्रेक बस लेने से पहले मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि हमारा सबसे पहले ही जो पॉइंट था
वो यही था कि तनख्वाहें मिलनी चाहिए, बल्कि हमारा इस बात पे इसरार था कि आप 2 माह का क्यों कर रहे हैं, 1 माह और 7 दिन के अंदर अंदर जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए सबके। इस पे क्रॉस द बोर्ड एक इत्तेफाक था। मेरी बड़ी बहस चली थी वजीर साहिबा के साथ, ओपन डिस्कशन, मतलब कि बहस हुई थी कि आप ये मत करें, ये शिक अप्रूव करें, बाकी बातें बाद में करें, ये आप मत करें, बिल रिव्यू ना रिट्रीव करने की बात करें। तमाम सेनेटर्स ने उनकी इल्तजा की, मिन्नत की कि यार खुदा का वास्ता ना करें, रिपोर्टर्स, हम लोग सारे, वो किसी हवा के घोड़े पे थी। ये मिनिस्ट्री का नशा बड़ा तगड़ा नशा होता है। ये खैर हमने पहले भी कई वज़ीर देखे हैं, वज़ीर आज़म भी देखे हैं, ये भी देख ली हैं, कौन सी कोई क़यामत आ गई। सरवत इस पे मैंने बात करनी थी, अगर इजाज़त हो। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि 15-16 महीनों की इस गवर्नमेंट के अंदर जाते जाते आखिरी 1 हफ्ते के अंदर ये जो कानून साजियां की जा रही हैं, अगर इतनी मोहब्बत या इतना ख्याल था वर्कर्स का, जो एक सवाल आम उठ रहा है, वो 2 से 3 महीने पहले इस किस्म के कानून साजियां क्यों नहीं सामने आ सके। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ये सवाल अपने पैनल के सामने रखूंगी कि रात 12 बजे के बाद इस रियासत पाकिस्तान की सियासी शक्ल क्या निकलने वाली है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से 92 न्यूज़ के स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपको वेलकम करेंगे। राव खालिद साहब की तरफ आऊंगी। राव खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा, हम तो ये सुन रहे थे कि तसद्दुक जलानी साहब जो हैं वो इस रेस के अंदर है, जो निगरान सेटअप की है, मगर आपने, अब आमिर साहब वाले अल्फाज तो नहीं मैं कहूँगी, इन्होंने तो दुरफिंतनी कह दिया था, आप तो उनके भांजे को लाइन में लेकर आ गए। ये आपने क्या खबर दी? क्या कोई किसी को मामू बनाने की कोशिश कर रहा है? आप मामू भांजा एक ही कतार में लेके आ गए हैं एक साथ? अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि जो जिस सोर्स से मुझे पता चला या कंफर्म किया जिसने, तो उसने कहा कि खबर भी बता देना। सर-ए-दस्त जो है ना, जलील अब्बास जिलानी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे फेवरेट है और फाइनल है ऑलमोस्ट। केयरटेकर प्राइम उसका 99.9% उसने कहा कि फाइनल है, लेकिन कोई पता नहीं होता, आखिरी टाइम पे चीज़ें चेंज हो जाती है, मिजाज के किसी के दिल में क्या चीज़ बात आए और वो चेंज हो जाए। लेकिन सर-ए-दस्त अभी तक, जिस वक्त हम बात करें, अभी तक ये कन्फर्म है। दूसरी जो चीज़ मैंने उसमें, जो मैंने जब ये लिखा इसके बारे में कि ये आ रहे हैं, तो दूसरी चीज़ मैंने नहीं लिखी, जो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि मेरे सोर्स का ये भी कहना था कि ये बिल्कुल यकीन रखें 6 माह तो कम अज़ कम ये है, उससे पहले नहीं जाने लगे। और ये सबसे यानी डिबेटेबल चीज़ है, जो बार बार डिबेट हो रही है कि ये जो सेटअप आ रहा है बुनियादी तौर पे किस लिए आ रहा है। क्या ये इकॉनमी ठीक करने के लिए आ रहा है? क्या ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगा जा रहा है उसको पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के लिए आ रहा है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड में वैसे मियाँ साहब के साथ हाथ ही हो गया है। वो तो मांग रहे थे कि उनको भी रिहाई मिले और वो भी केस से बरी हों, लेकिन उनके मुखालिफ को, जिसकी मुकाबले में वो मांग रहे थे, उसको भी सज़ा हो गई। तो अगर लेवल प्लेइंग इसको किसी ने कर दिया गलती से, तो ये तो बड़ा गलत हो गया उनके लिए। तो बुनियादी तौर पे ये देखना है कि किस इकॉनमी ठीक करनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड आना है, कोई पॉलिटिकल कुछ चीज़ें ठीक करनी है, सिमत दुरुस्त करनी है मुल्क की, या इस किस्म की कुछ चीज़ें हैं। तो ये अगर तो बड़ा हैवी एजेंडा है, तो फिर तो ये 6 महीने तो मिनिमम आप कह लें कि फिर है। फिर हम कुछ और भी उसके बारे में सोच सकते हैं, या कह लें कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का एजेंडा होगा। अगर सिर्फ एक पार्टी को ख़त्म करने की बात है, पार्टी को ख़त्म करना मकसूद है, और इस गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है वो बोझ आगे भी किसी ने उठाना है, केयर टेकर ने उठाना है, या जिस तरह से इम्प्रेशन दोनों तरफ से तो नहीं, लेकिन एक तरफ से ये दिया गया कि शायद जो पीडीएम गवर्नमेंट, आउटगोइंग गवर्नमेंट है, उसका कोई हाथ नहीं था इसमें। जो कुछ भी हुआ है पीटीआई के साथ हुआ है, पीटीआई चेयरमैन के साथ हुआ है, उसकी वाहिद वजह 9 मई है, उसके अलावा और कोई उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। तो उसका भी अब आगे जब मामला चलेगा ये, तो अगर तो वाकई 9 मई है, तो ये मेरा ख्याल इसमें कोई कमी नहीं आएगी, ये उसी तरह से चलता रहेगा और इस मामले को मंतकी अंजाम तक 9 मई वाले को भी पहुँचाया जाएगा, और बाकी मामला भी। जो सियासी पहलू है उसका और जो अदालती पहलू है उसके ऊपर अब देखना होगा कि क्या अदालत के ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर था। हुमायूं दिलावर साहब के बारे में जैसे शक किया जा रहा है कि उनको कोई ल्यूक्रेटिव भेजा गया और इस वजह से उनसे लिया गया फैसला, या उन पर प्रेशर था। ये भी कल के बाद से जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी, जब केयर टेकर आ जाएगी, तो बहुत सी गुत्थियाँ सुलझेंगी कि कौन कोई गेम पीछे कर रहा था, क्या कर रहा था। इलेक्शन इससे आगे तो हो नहीं सकते। अगर ये सेनेट भी आधी खाली होने दी गई और इलेक्शन ना हुए उससे पहले, तो फिर तो इसका मतलब है कि इलेक्शंस होने ही नहीं है। इस पर कोई बात हुई थी? जो आपकी रिलायबल सोर्स है, इसने कोई बात की इस पर?
जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कंसर्न था। मैंने कहा ये इतना लंबा जब खींचेंगे तो उसके तो बड़े रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती, केयर टेकर जिस मकसद की लाएगी, मसला हल नहीं होता तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी लाने वालों के लिए भी और जो आएंगे उनके लिए भी। तो ये तो बहुत बड़ा लंबा चला जाएगा काम आगे। उन्होंने कहा कि जी अगर तो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती मौजूद है तो आप ये ज़रूर मुझसे पूछें कि जी सेनेट का क्या होगा और सदर का क्या होगा, फलां का क्या होगा। तो अभी तक जो सूरत हाल चल रही है उसमें तो हम देख ही रहे हैं जो आइन और कानून का हशर हुआ। चलिए मैं जरा राना अजीम साहब की तरफ आमिर साहब जाना चाह रही हूँ। राना साहब, एक तो आप कोई गुफ्तगू करना चाह रहे थे, कोई बात करना चाह रहे थे, दूसरा ये कि जो राव साहब ने एक नुक्ता उठाया, अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है, आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से अब एग्जीक्यूट हो चुका है? कैद भी हो गई, ना अहली भी हो गई, तराजू के दोनों पलड़े बराबर भी हो गए। सियासी जमातों के अंदर की बड़ी अंदरूनी जो खबरें होती हैं वो हमेशा आपके पास होती हैं, कोई कसर बाकी रह गई है इसमें होने में, या आपको लगता है कि नहीं अब मामला जो है वो बराबरी पर आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले ना मैं ज़रूर बात करूँगा जो मालिक साहब ने बात की है और आमिर मतीन साहब ने बात की है। मैं तो चूँकि मैं एक यूनियन से भी तल्लक रखता हूँ और मैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पाकिस्तान में वाहिद नुमाइंदा भी हूँ। बात यह है कि मालिक साहब, आपने, मतीन साहब ने और हामिद मीर साहब ने जो काम किया आपने सहाफ़ियों के लिए किया है। आपने कोई ऐसा नहीं किया, सिर्फ तकलीफ़ उन लोगों को हुई है जिन लोगों ने बहुत से पैसे पकड़े हुए थे, जिन लोगों ने बहुत सी कमिटमेंटें किसी और काम में की हुई थी। असल मामला यही है कि तनहाओं का तो इशू ही नहीं है। मुझे एक बात बता दें कि पंजाब असम्बली से करारदाद पास हो चुकी है 2 साल पहले कि जो इश्तिहार नहीं देगा, तनख्वाह नहीं देगा, उसके इश्तिहारात बंद हो जाएंगे और DGPR उसकी सैलरी देगा। आज तक नहीं मिली। KPK से राणा साहब बात सुने, राणा साहब मेरी बात सुनो, राणा साहब मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुने। हमारे जो राणा साहब मेरी बात तो सुने, एक मेरी बात सुने, हम सीनियर लोग हैं। देखें जर्नलिस्टों में 100 आपस में चीजें चलती हैं, 100 झगड़े होते हैं, छोड़े इस बात को। अभी नेशनल पे बात करते हैं, जो आपस की चीजें हम कर लेंगे, बातचीत छोड़े। चले मैं सिर्फ आपका ना, मैं साफ्ती बरादरी की तरफ से, साफ्ती बरादरी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप सबका कि आपने हमारी बात की है। मैं ही बात, जहाँ तक बात है जी, सब आपने कहा ना कि बिल्कुल सारे चंगे ने, चलो दूसरे ज़ाविये पे। जहाँ तक बात ये है ना कि जी बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो समझती हैं कि ठीक हो गया, एक सियासी जमात को खुले लाइन लगा दिया गया, तो ऐसा नहीं हुआ। एक सियासी जमात को खुले लाइन, एक लीडर को जितनी देर ये खुले लाइन लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी जो पोजीशन है वो बेहतर होगी। आज भी आप देख लें, KPK का आपने रिज़ल्ट देख लिया। KPK के रिज़ल्ट के बाद आप यहाँ तक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जहाँ पे झंडा बिकता हुआ नज़र आया हम उसे पकड़ लेंगे। अब इन सियासी जमातों को जिनके जो इक़्तिदार में थी और जो 2 घंटे बाद इक़्तिदार में नहीं होंगी या 1 घंटे बाद इक़्तिदार में नहीं होंगी, उनके पल्ले है क्या? अब मियाँ साहब भी वापस आ जाएँ, सारे वापस आ जाएँ, उनके पल्ले है क्या? मैं आपको अंदर की खबर एक दे दूँ कि मियाँ साहब ने, मेरा जो सोर्स है वो जो मुझे बताता है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ एक बड़ा हाथ हो गया। आज से 2 दिन पहले वो खुश थे कि हमारे साथ हाथ नहीं हुआ, हमें कुछ मिल रहा है, लेकिन जैसे ही एक नई एंट्री पड़ी तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ हाथ हो गया है, और हमारे साथ हाथ किसी और ने नहीं किया, हमारे साथ हाथ उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने मसाके जमहूरियत के वक्त भी हमारे साथ हाथ किया था। और आप देख लीजिएगा, थोड़े दिन गुजरने दें, ये जो बहुत आज तकारीर कर रहे थे, जो आज जिन्होंने बड़े फीते काटे हैं और बाकी बहुत से लोग हैं, इनके साथ चंद दिन बाद ये 19-20 अगस्त के बाद क्या होने जा रहा है आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, वो तो खुद कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने। मुझे खुद कहा एक निगरान वज़ीर आला ने, मुझे बुला के उसने कहा, उसने मेरे साथ सलमान गनी साहब थे, तो हम दोनों बैठे हुए, तो उसने मुझे कहा कि भाई बात यह है कि हम इलेक्शन नहीं हो रहे। मैंने कहा नहीं हो रहे इलेक्शन? उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं हो रहे, आप इलेक्शन का ज़हन से निकाल दें, तो आप बस ये देखें कि अभी हमने ये मंसूबे शुरू किए हैं और इसको साल लग जाएगा मंसूबों को। अब अगर एक सूबे का, बड़े सूबे का वज़ीर आला क्या ये की बात कह रहा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको ये बात किस जगह से आई, कहाँ से ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद बड़ी क्लियर और साफ सी बात है, मुझे खुद हम जहांगीर तरीन साहब के बगैर गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो कहा गया है कि इलेक्शन नहीं होने जब तक आप लोगों की पोजीशन आप मजबूत ना कर दें। अब उनकी पोजीशन मजबूत झंडों से तो नहीं होनी, उनकी पोजीशन मजबूत ज़बरदस्ती लोगों को लाकर शमूलियत से तो नहीं होनी, उनकी पोजीशन मजबूत जो है वो किसी और तरीके से तो नहीं होनी। ये तो बड़ा क्लियर सी बात है कि आपको अवाम में क्या रिजल्ट मिलेगा। एक जगह उम्मीदवार नहीं कैंपेन पे निकलता, लेकिन उसके बावजूद उसका वोट निकल आता है, तो आपको इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। और बड़ी क्लियर सी बात है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जलसा करने गए थे कसूर,
उस दिन अगर हुकूमत या कोई और लोग इनके साथ होते तो कसूर के लोगों को उस जलसे में शमूलियत करवाते। मियाँ साहब के जलसे में शमूलियत करवाई गई उस दिन कसूर के लोगों की किसी और जमात में, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि किसके साथ क्या होने वाला है, और ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल राना साहब, ये तो नविश्ता दीवार है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अगस्त के आपने हवाला दिया है। अच्छा ज़मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़े लोग जिस तरह से हम लोग अब बैठ के सियासत को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ के बगैर हमें ये इनकम्प्लीट महसूस होती है। लेकिन एक मवाजना पेश किया जा रहा है कि 9 मई और 5 अगस्त दोनों के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। आपको लगता है कि हिमायत खत्म हो गई है या फिर हिमायत इस वक्त खामोश है? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि चीज़ें चलेंगी, जो अदालती मामलात हैं वो चलते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे बंदे का अगर नाम आ रहा है तो वो हाई हैंडेडनेस नहीं होगी, एक बहुत मेरा ख्याल में एक स्मूथ सेलिंग होगी, और जो एजेंडे पे जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारे काम जो इनके सुपुर्द किए गए हैं, जो छोड़ के जिनके फीते तो इन्होंने काट दिए लेकिन उनको पाए तकमील तक पहुंचाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए राना साहब भी बात कर रहे हैं। और ये इस्लामाबाद में भी पावर कॉरिडोर्स में बात हो रही है कि साल 2 साल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और वैसे ही आज से नहीं, मैं तो 30-31 साल से जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस जर्नलिज्म का, यही सुन रहे हैं कि जी अब ये आएगा सिस्टम, ये रिफॉर्म्स होंगे, ये प्रोजेक्ट्स जो है इनको कंप्लीट करना है। तो ये भी एक कोशिश कर लें। फिर जिस तरह भी इन्होंने बात की जहांगीर खान तरीन वाली, तो पहले भी एक एडवेंचर हुआ था, उसके बाद उसको मिस एडवेंचर डिक्लेयर किया गया, फिर दोबारा उसको कहा कि जी ये एडवेंचर है, फिर दोबारा मिस एडवेंचर। तो अब ये जो नई 2 पार्टियां आ रही हैं, इनको ये भी एक एडवेंचर है। देखते हैं कि ये कितनी देर तक जो है ये कामयाब एडवेंचर है, और फिर बाद में जो बनाते हैं वो बाद में खुद ही कहते हैं कि दैट वाज अ मिस एडवेंचर। तो ये चीजें चलेंगी। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह भी बात की कि आइन के हवाले से, कि जी आइन फिर क्या करेगा कि अगर आपका एक अपर हाउस कंप्लीट नहीं है, जिस तरह पिछले ट्रांसमिशन में आमिर ने भी पॉइंट आउट किया कि इसका मतलब है कि आधी फेडरेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आधी अपर हाउस में, आधी फेडरेशन की, तो फिर किस तरह आइनी मामला कैसे चलेंगे? लेकिन आइनी मामला हमने देखे पिछले कितने अरसे से, आइन को तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई उसको घास तक नहीं डाल रहा। मैं तो ये बोलूंगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेट्स तक दे देती है, उसके बाद आइन जो है आइन शिकनी भी हुई है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? किसी को जिसको आइन शिकन कहते थे, आर्टिकल 6 चलाते थे, किसी के कभी आज तक लागू हुआ? किसी के ऊपर उसके मुताबिक कार्रवाई हुई? तो वो भी अभी भी आइंदा भी ऐसे चलता रहेगा, चलेगा। लेकिन बात यह है कि क्या वाकई हम ये सारे गोल्स रियलाइज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? बी केयर टेकर सेटअप एक बंदे का नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था कि कैबिनेट आएगी, उसमें हर एक को उनकी एक जो है वो मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी, वो किस तरह उस पर डिलीवर करेंगे ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। एक शख्स, ठीक है, वो जिस तरह पहले हफीज शेख की बात हो रही थी कि जी 1 and 2 कि एक सियासतदान भी है, एक टेक्नोक्रेट भी है, वो फाइनेंस का उनका बहुत एक्सपीरियंस है। वो मालिक साहब ने पहले भी बता दिया था कि जितना उनका एक्सपीरियंस है, जितना उसका हमें फायदा हो चुका हुआ है, ठीक है, दोबारा भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। वो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो उनको शायद फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि उनको उम्मीदें आसें तो बहुत थी, और उनकी एक दरीना ख्वाहिश थी कि वैसे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते तो केयर टेकर तो बने। फिर उनकी एक और ख्वाहिश भी थी कि वो सेनेट में आए और फिर चेयरमैन सेनेट भी बने, लेकिन अब पता नहीं वो उनकी ख्वाहिश पूरी कब होगी। तो ये चीजें जो है ना, अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि जलील अब्बास जिलानी साहब यकीनन डिप्लोमेसी में बहुत माहिर हैं। वो जिस तरह मोहम्मद मालिक ने भी पहले बताया था कि वो ना सिर्फ दोस्तों से बल्कि दुश्मनों से भी बहुत अच्छी तरह एंगेजमेंट करने का उनका एक्सपीरियंस है, एंगेज कर सकते हैं, तो वो एक एज मिलेगा। और वो जो फाइनेंशियल टीम होगी, जो फाइनेंशियल मैटर्स डील कर रही होगी, वो उसको कंप्लीमेंट करेंगे। और इस तरह बाकी, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट, जिसकी अभी तक प्राइम मिनिस्टर बात करते रहे हैं कि जनाब ये सारा क्रेडिट जो है, बहुत उनको हर चीज का क्रेडिट दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो वो भी तो वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल हमारी डिबेट है। बिल्कुल ज़मीर साहब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास 3 मिनट्स टू ब्रेक है। आमिर साहब, नादरा के हवाले से, जो हम गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर लें। सिर्फ क्विकली है कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ रावत साहब का एक जुमला कि इन्होंने कहा कि प्लेइंग मैं क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूं। मालिक, मैं खबर दे दूं। मैंने इजाजत देनी है आप सबसे। एक मैंने भी जाना, खबर दे लेने दे ज़रा मुझे क्विकली। क्विकली मैं 1 मिनट में ये बता देता हूँ कि आखिरी घंटों के अंदर जो है नादरा के रूल्स में तब्दीली करके, तो तारिक मलिक साहब को कोई जा चुके हैं, तो नादरा का एक चेयरमैन लगना है, तो उन्होंने तब्दीली करके अब जो है हाजिर सर्विस फौजी या सिविल अफसरान को की बतौर तैनाती जो है वो हो सकेगी। और नादरा रूल्स की वैसे जो रिटायरमेंट या इस्तीफा से
की शर्त जो थी ना वो हज़फ कर दी गई है, और पहले ये जो थी ना ये बनने के अहल नहीं थे। अब जो है चेयरमैन नादरा के लिए अखबारात में मज़े की बात की है, और याद रहे कि नादरा का डायरेक्टली ताल्लुक इंतखाबात के साथ है, क्योंकि इसके ज़रिए वोटर लिस्टें बननी हैं, नए वोटर बनने हैं, तस्दीक उनकी होनी है, तो इसलिए शक मज़ीद पड़ जाता है कि ये 6 महीने पहले जो है ना ये इश्तिहार दिया, 6 जुलाई को इश्तिहार दिया गया और ये वही पुराने असूलों पर दिया गया, एकदम से अब ये चेंज कर दिया। अब इसके मुताबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के रिटायर्ड या फौजी अफसर दरख्वास्त देने के अहल हैं, और ग्रेड 21 के वफाकी या सूबाई रिटायर्ड सिविल अफसरान भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है। क्लोजिंग कमेंट्स मालिक साहब आपकी तरफ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि बाकी अल्लाह जानता है क्या होगा, हमें क्या पता, कि रियासती इदारों ने तय किया हुआ है कि इमरान खान का जाना ठहर गया है। मेरा ख्याल है इनके जाने का अंदाज़ ये डिसाइड करेगा कि आने वाला निज़ाम कितने दिनों के लिए है और क्या साख्त है, क्या उसकी कॉन्टोर्स हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी इमरान खान के जाने का अंदाज़, अगर जिस तरह ये प्लान है। बाकी ये जितनी बातें हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, गेस्टिमेट कर सकते हैं, बट आई थिंक पिवटल फैक्टर ये है कि अगर इमरान को हटाया जाता है शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में, किस तरीके से हटाया जाता है, इनका जाने का अंदाज तय करेगा आने वाली चीज़ों का अंदाज, मेरे अंदाजे में। बिल्कुल।